हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास पर। जैसा आप सबको पता है, मैं पिछले 2 दिन से या 3 दिन से कह सकता हूँ आपके लिए ऑनलाइन क्लासें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाने का मेरा एम ये है कि जो आपकी पढ़ाई एक तरह से बंद पड़ी है, उस पढ़ाई को वापस एकदम स्टार्ट करना, आपकी जो पढ़ाई की जर्नी है उसको शुरू करने के लिए ये हमने स्टेप उठाया है, कदम उठाया है। जैसे मैंने फर्स्ट क्लास ली थी आपके लिए, इंट्रोडक्शन के बाद बोल रहा हूँ, जिसमें पढ़ा था हमने अंडरस्टैंडिंग रिलेशन। अंडरस्टैंडिंग रिलेशंस में हमने फैमिलीज पढ़ी थी। एक पढ़ी थी न्यूक्लियर फैमिली, एक पढ़ी थी जॉइंट फैमिली, यानी कि एकल परिवार पढ़ा था, संयुक्त परिवार पढ़ा था। उसके बाद में मैंने आपको सारा बताया था, जैसे न्यूक्लियर फैमिली यानी वो फैमिली जिसके अंदर ओनली फॉर पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रंस जो साथ में रहते हैं, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर फैमिली। यानी कि उसके डेफिनेशन में आ जाता है कि एग्जाम्पल में चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, बच्चे और उसके माता पिता। ठीक उसके बाद में जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में मैंने बताया था कि ऑल द मेंबर्स कैन लिव टुगेदर विद कोऑपरेट, यानी सभी परिवार के सदस्य सहयोग के साथ में साथ में रहते हैं, और उसको कहा जाता है जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले मैंने बताया था कि एक संयुक्त परिवार के अंदर कौन कौन रहते हैं, जिसमें ग्रैंड पेरेंट्स के बाद में बोल रहा हूं तो पेरेंट्स, उसके बाद में जैसे ताऊ जी हो गया, ताई जी हो गया, उनके अलावा चाचा जी हो गया, चाची जी हो गया, उसके अलावा जैसे बुआ जी हो गया, और उन सब के बच्चे, तो बहुत बड़ा परिवार बन जाता है। ये मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में। ठीक उसके बाद दूसरी क्लास ली मैंने। दूसरी क्लास में मैंने ये बताया था कि फॉर्मेशन क्या, रीजन क्या होते हैं फॉर्मेशन एक न्यूक्लियर फैमिली के, एकल परिवार क्यों बनते हैं, क्या कारण होते हैं ऐसे कि एक जॉइंट फैमिली से एकल फैमिली यानी कि एक न्यूक्लियर फैमिली का निर्माण हो जाता है। तो उसमें देखो क्या होता है, सबसे बड़ा रीजन ऑक्यूपेशन के सर्च के कारण, एजुकेशन के सर्च के कारण, या फिर हैबिट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स के कारण, उसके अलावा बिहेवियर ऑफ फैमिली मेंबर्स के कारण, उनके अलावा नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स के कारण। ये कुछ कॉमन से रीजन होते हैं एक जॉइंट फैमिली से न्यूक्लियर फैमिली बनने के कारण। उसके बाद में ये 3rd नंबर क्लास है हमारी, तीसरी क्लास है। मैं आपसे आशा करता हूँ जो भी मैंने पहले क्लासेस लिए, दोनों आपने होमवर्क किया होगा अच्छे से ढंग से, और आप पढ़ाई करते होंगे वे आनंद से, लापरवाही नहीं बरत रहे होंगे। तो अब मैं आपको बताने के लिए आया हूँ, 3rd टॉपिक है हेरिडिटरी एंड जेनेटिक्स, या जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी, जो आपको ब्लैक बोर्ड पर दिख रहा होगा। जेनेटिक्स का मीन्स आनुवांशिकी होता है, और हेरिडिटरी का मीन्स वंशागत होता है। जेनेटिक्स क्या होता है, यानी आनुवांशिकी क्या होता है कि हमारे देखो परिवार के अंदर हम देखते हैं कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तब उस बच्चे की कुछ ऐसी फिजिकल फीचर्स होती है, भौतिक विशेषताएं होती है बाहर से दिखने में, जैसे हट्टा कट्टा हो गया, बाहर से चेहरा हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, ये सारे जो पार्ट्स होते हैं उसके बॉडी के, ये क्या होता है हमारे किसी पीढ़ी के ही किसी एक मेंबर के ऊपर चले जाते हैं। यानी हम कहते हैं कि ये उसके जैसा है, ये तो ठीक उस पर गया है। तो ये सारे ऐसे रीजन्स होते हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलते रहते हैं। इसका रीजन्स ये होता है कि जो भी वंशागत उसके अंदर लक्षण आते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आते हैं। और उसके बाद में हेरिडिटरी में होता है कि वही वंशागत होता है, वंश प्लस आगत। वंश का मीन्स परिवार, उसका जो वंश होता है, और आगत का मीन्स होता है आना, यानी वंश के अंदर आना। क्या आना, विशेषताएं आना, उसकी जो फीचर्स होते हैं फिजिकल फीचर्स, वो फिजिकल फीचर्स उसके अंदर आना। तो ये हमारे को पढ़ना है अब। और जैसे मैंने आपको बताया है कि ये मैंने आपको डेफिनेशंस लिखा है आपके लिए कि क्या होता है हेरिडिटरी और जेनेटिक्स। तो देखो जैसे मैंने पहले बताया, फीचर्स ऑफ चिल्ड्रन यानी कि बच्चे की विशेषताएं मैच विद द फीचर्स ऑफ, मैच का मीन्स होता है सेम, बिल्कुल समान, विद द फीचर्स ऑफ देयर पेरेंट्स, यानी उनके माता पिता, उनके दादा दादी, और उसके मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स यानी नाना नानी। तो ये फीचर्स उससे मैच होती है, बच्चे के जो भौतिक विशेषताएं होती है वो उनसे मैच होती है, और ये फीचर्स आर कॉल्ड जेनेटिक फीचर्स। यही जो विशेषताएं होती है उसकी बच्चे में दिखने वाली, वो आनुवांशिकी विशेषताएं कहलाती है। अब इसका पीढ़ी दर पीढ़ी आना हो, क्या ये तो हो गया
फिजिकल फीचर्स तो हो गया, आनुवांशिकी जेनेटिक्स हो गया। अब ये वंश के अंदर आने वाली बार बार जनरेशन टू जनरेशन आने वाली कहलाती है हेरिडिटरी कहलाती है। जैसे मैंने लिखा है दीज फीचर्स, ये विशेषताएं आर पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पास्ड यानी गुजरती है, फ्रॉम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये विशेषताएं गुजरती है, इसको कहा जाता है आपका हेरिडिटी। जैसे चिल्ड्रंस इनहर्ट सम फीचर्स फ्रॉम देयर एनवायरमेंट, यानी कि बाकी बच्चे की जो कुछ विशेषताएं होती है वो उसके वातावरण से, कह सकते हैं उसके परिवार से, वो भी इनहर्ट होती है यानी वंशागत होती है, विच आर नॉट हेरिडिटरी, जो कि वंशानुगत नहीं भी हो सकती है, वो भी आ सकती है। एनवायरमेंट के अंदर कुछ अदर स्पेशल फीचर्स होती है वो भी आ सकती है, लेकिन फिर भी क्या होता है और भी दूसरी तो आती ही है। तो मैं ये मैंने आपको पढ़ाया, किसके बारे में बताया, जेनेटिक्स के बारे में बताया और हेरिडिटरी के बारे में बताया। अब ये आपको एक तो नोट करना है HW के रूप में, आपको कैसे भी करके, या तो वीडियो पॉज करके या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर के। अब मैं ये साफ कर रहा हूं और आगे दो साइंटिस्ट है हमारी बुक के अंदर, उसका इंट्रोडक्शन करवाया गया है बुक में। एक साइंटिस्ट तो है ग्रेगोर जॉन मेंडल और एक साइंटिस्ट और है, और वो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फर्स्ट साइंटिस्ट GRE ग्रेगोर जॉहन मेंडल, GRE ग्रेगोर JOHNMENDL ग्रेगोर जॉन मेंडल। जॉन की स्पेलिंग JOHN बिल्कुल सही है, ऐसा मत सोचना बुक में अलग दे रखी, ये भी सही है, ये कोई गलत नहीं है। हाँ, तो ग्रेगोर जॉन मेंडल इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काम किया था, सारा रिसर्च किया था जेनेटिक्स पर। और जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकी की किस प्रकार एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो फिजिकल फीचर्स आती है, जो हमने जेनेटिक्स में पढ़ा। तो इन्होंने वर्क किया था एक पी प्लांट पर। तो हम कह सकते हैं इज वर्क ऑन पी प्लांट, यानी मटर के पौधे पर उन्होंने वर्क किया था, सारा रिसर्च किया था, वो रिसर्च किया था मटर के पौधे पर। उसके अलावा उन्होंने बताया था, सारा इनहेरिटेंस का बताया था, यानी किस प्रकार लक्षण वंशागत होते हैं। इन्होंने एक जैसे मटर का छोटा सा पौधा लिया, एक बड़ा पौधा लिया, उस दोनों के बीजों को साथ में उन्होंने बो दिया। फिर उन्होंने देखा कुछ तो पौधे लंबे प्राप्त हुए, कुछ छोटे प्राप्त हुए, इस प्रकार उन्होंने अपना सारा काम किया था। अगर आप क्लास 8 तक जाओगे ना, तब वो सारा डिटेल में आपको इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा कि किस प्रकार होता है। अभी आपको समझने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ, उनके अलावा इसको कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इसी काम के कारण इसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी के पिता इनको कहा जाता है। तो ये मैंने इंट्रोडक्शन कराया आपको। एक साइंटिस्ट थे ग्रेगोर जॉन मेंडल, एक और दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद KHURANA, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये एक और साइंटिस्ट थे। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं कि ये कौन थे। तो इन्होंने भी क्या किया था, बहुत रिसर्च किया था, और वो रिसर्च किया था एक जेनेटिक कोड पर, आनुवांशिकी कोड, जिसे हम हिंदी में आनुवांशिक कूट कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, रिसर्च ऑन जेनेटिक कोड, जेनेटिक कोड पर इन्होंने रिसर्च किया था। इसके कारण से इसको नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये कुल मिलाकर के हमारे को इसके बारे में भी पता कि ये जेनेटिक कोड होते हैं, वो किस प्रकार एक फैमिली के अंदर बनते हैं, एक वंश के अंदर, एक बच्चे के अंदर जाते हैं उनके पेरेंट्स से। इस सब पर सारा रिसर्च किया था इन्होंने। उनके अलावा इस चैप्टर के अंदर जो हमने पढ़ा सारा यही पढ़ा, ठीक है ना। बाकी आगे और कुछ है नहीं, और इस प्रकार ये हम चैप्टर कह सकते हैं कंप्लीट। मैंने आपको कल क्या प्रोवाइड करवाई थी, एक PDF प्रोवाइड करवाई थी जिसमें इस चैप्टर की समरी थी। समरी का मीन सारांश होता है, शॉर्ट के अंदर उसका सारांश क्या होता है, वह मैंने आपको एक PDF के रूप में प्रोवाइड करवाया था, जो आपने देखा होगा और आपने काम भी किया होगा। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ तो अगर जब मैं आपकी ऑफलाइन क्लासेस लेता हूँ तब भी बुक से आपको HW डालता हूँ। आज के लिए आपका HW क्या रहेगा, वो HW ये रहेगा कि जो मैंने पहले आपको
जेनेटिक्स एंड जो हेरिडिटरी बता है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूँ G&H, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटरी की डेफिनेशन लिखवाई थी, वो नोट करना है। उसके अलावा इन दो साइंटिस्ट के नाम आपको लिखना, नाम के साथ में आपकी बुक के अंदर, आपके पास बुक होगी और बुक के अंदर थोड़ा सा उसका दे रखा है, इस साइंटिस्ट का जो इंट्रोडक्शन दे रखा कि कौन ये है, तो वो आपको करना है। उसके अलावा मैं बात करूं तो हम आगे ऐसे ही क्लासें आपको प्रोवाइड करवाएंगे और जिस प्रकार ऑफलाइन क्लासें चलती है उसी प्रकार से आपको काम दिया जाएगा और आपको अच्छे से ढंग से काम करना है, लापरवाही नहीं बरतना है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसा मैं कह रहा हूं आप उन्हीं कदमों पे चल रहे होंगे। ठीक है, तो मैं अब आपसे विदा लेता हूं, इस समय वापस आऊंगा कल क्लास लेकर के। तब तक के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूं आप सुरक्षित रहें, आपके परिवार को सुरक्षित रखें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।